नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके इतिहास के दूसरे पाठ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित की अगली वीडियो में आपका स्वागत। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि प्लासी की लड़ाई किस तरह अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण थी, किस तरह कंपनी जो यहाँ पर व्यापार करने आई थी नवाबों और राजाओं के साथ अब टकराव की स्थिति में आ गई थी, और किस तरह से क्योंकि उनके पास धन था, पैसा था, कुछ गांव इलाके उनके थे, और अब तो प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल जैसे बड़े और समृद्ध क्षेत्र पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। उन्होंने अपनी कठपुतली के रूप में मीर जाफर को नवाब बना दिया था। तो उन्होंने एक किस्म से अपने लिए पूरे भारत में अपने दरवाजे खोल लिए थे। तो बच्चों, अब आगे जानेंगे हुआ क्या जब मीर जाफर को कंपनी ने अपने कठपुतली नवाब के रूप में बंगाल की सत्ता पर काबिज कर दिया। तो हर बार ये संभव नहीं होता है कि कठपुतली नवाब आपके अनुसार काम करेगा, तो कई बार वो कंपनी के इशारों पर नहीं भी चलता था। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम भी थोड़े समय बाद उन्हें परेशान करने लगा, तो एक प्रसिद्ध लड़ाई जिसे हम बक्सर की लड़ाई कहते हैं, ये 1764 ईस्वी में हुई, और उसमें मीर कासिम को भी हारना पड़ा और दोबारा से मीर जाफर को मौका मिला वहां का नवाब बनने का। परंतु अब जब इस बार मीर जाफर को कंपनी ने सत्ता में बैठाया, तो इस बार उन्होंने उसे कहा कि हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को आपने चुकाने हैं। मतलब 5 लाख रुपए का उसके ऊपर एक टैक्स कंपनी ने लगा दिया। अब आप समझिए, जहां पहले नवाब और राजा कंपनी पर टैक्स लगाते थे, लोगों पर टैक्स लगाते थे, अब कंपनी राजाओं के ऊपर टैक्स लगाने लग गई है। और उन्होंने ये कहा कि जो कंपनी के खर्चे होते हैं जी, अपने सैनिक खर्चे होते हैं, व्यापारिक जरूरतें होते हैं, अन्य खर्चे होते हैं, उसके लिए हमें और पैसे चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे पहले तो 5 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लगाया, या टैक्स समझ लीजिए, जुर्माना समझ लीजिए। उसके बाद वो अधिक पैसों की मांग भी करते थे। तो जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तो उस समय तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। और जो रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त गवर्नर था, उसने कहा कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि जो नवाब वो कठपुतली के रूप में बैठाते थे, वो बाद में कई बार उन्हें उनके अनुसार काम नहीं करते थे, आंखें दिखाते थे। जो कंपनी करती थी वो कई बार उनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता था। परंतु कंपनी दिन ब दिन भारत में स्ट्रांग होती जा रही थी, मजबूत होती जा रही थी। अब इस सारे घटनाक्रम में मुगल सम्राट ने अपने 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब दीवान मतलब वो दीवानी हासिल कर सकते हैं, मतलब कर हासिल कर सकते हैं। जो टैक्सेस आते हैं, कर आते हैं, उनसे कंपनी के काफ़ी ज़्यादा खर्चे यहीं पे निकलने लग गए। अब ये कैसे क्या फ़ायदा हुआ उन्हें, इस बात को जरा विस्तार से समझेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि व्यापारी जब भारत में आते थे, तो वो यहाँ से मसाले, यहाँ का कपड़ा, यहाँ की जो कारीगरी थी, उसको खरीदने के लिए आते थे। तो उसके बदले में उन्हें सोना और चांदी देना पड़ता था। परंतु अब क्या हुआ, प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब आप समझ गए कि प्लासी की लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी। प्लासी की लड़ाई के बाद ही ये सारे के सारे दरवाजे कंपनी के लिए खुल गए। एक बात तो थी, भारत के जो नवाब थे, उनका जो शाही ठाड़ था, उसके जैसा जीवन जीने की आशंका हर अंग्रेज को रहती थी। जो भी अंग्रेज अफसर यहाँ पे आते थे, वो चाहते थे कि हम भी काश इनके जैसा जीवन जीते, और जिनको मौका मिला उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। यहाँ पे लिखा भी गया है कि कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। और जब रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसने प्लासी का युद्ध जीता हुआ था और 2 बार भारत का गवर्नर रहा,
तो उसने खूब दोहन किया यहाँ का, खूब पैसा कमाया। और जब वो यहाँ से हमेशा के लिए जब वो इंग्लैंड वापस गया तो उसके पास जो संपत्ति थी वो 4 लाख पाउंड के बराबर थी, जो बहुत भारी थी उस समय के अनुसार, बड़ी ज़्यादा संपत्ति थी। परंतु जब वो इंग्लैंड गया तो वहाँ पर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और अंत में 1772 में तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। परंतु 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि चेष्टा तो सभी करते थे, परंतु सभी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह इतना पैसा यहाँ नहीं कमा पाए। कई लोग बेचारे यहाँ पे आके बीमारियों में भी फंस गए और कई लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाए। परंतु फिर भी काफ़ी लोग यहाँ से काफ़ी धन लेके जाते थे और जो लोग यहाँ से जाते थे उनको इंग्लैंड में नवाब कहते थे। वो अब नवाब को इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें तो नवाब बोला जाएगा। और जो उस शानो शौकत की नकल करते थे, यहाँ किसी भी तरीके से धन कमा के इंग्लैंड में जाके ऐश करना चाहते थे। तो ये भी एक, अब इतिहास के मैंने पहले भी कहा कि तरीकों से निकल के लोगों के जीवन यापन, लोगों की मनोदशा और उनके प्रभावों को जानने का जो हम प्रयास करते हैं वो इतिहास का अध्ययन होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कंपनी ने अब उसके बाद अपने शासन को कैसे फैलाया। तो बच्चों, सन 1757 और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति होता है कि सीधे तौर पर युद्ध नहीं किए, बल्कि कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिसके आधार पर उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब वो क्या थे? जब बक्सर की लड़ाई उन्होंने जीती, बक्सर की लड़ाई जो मीर कासिम के साथ हुई थी, हमने अभी पीछे पढ़ा, तो उन्होंने भारतीय रियासतों में अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए। मतलब जहां पे वो जीत गए वहां पे उन्होंने एक अपना कंपनी का आदमी उनके दरबार में रख दिया, उसको नियुक्त कर दिया कि ये जी हमारा आदमी है, ये भी आपके पूरे प्रशासन में देखरेख करेगा, आपकी हर गतिविधि का हिस्सा रहेगा। अब वो रेजिडेंट क्या करता था? उसका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे कि राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, किस तरह की इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। वो रेजिडेंट वहां पे बैठा दिया उन्होंने, अपने एक आदमी। और उसके बाद कई जगह तो उन्होंने सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि क्या? कि भाई हम कंपनी के लोग आपकी सहायता करेंगे हर लड़ाई में, हर काम में, परंतु उसके लिए आपको हमारे साथ संधि करनी पड़ेगी, परंतु आप अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते, आपको सेना हमारे हिसाब से रखनी पड़ेगी, खर्चे हमारे हिसाब से करने पड़ेंगे, राजा हमारे हिसाब से रखना पड़ेगा, अधिकारी हमारे तरीके से नियुक्त करने पड़ेंगे। अब ये क्या हो गया? ये भी एक किस्म से राजा और नवाब के ऊपर नियंत्रण हो गया। और साथ में कंपनी ने ये भी कहा कि क्योंकि हम आपके साथ सहायक संधि करने वाले हैं, तो इसका मतलब हम आपको सहायक सेना भी देंगे, तो उसके रखरखाव के लिए भी आप ही को पैसा देना है। तो अब आप देखिए, कंपनी क्या करती थी? सहायक सेना के रखरखाव के लिए पैसे लेती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में रहता था। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। ये एक उदाहरण भी दे दिया कि सहायक संधि का क्या नुकसान था और सहायक संधि क्या थी, इसको हमने समझा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी का शिकार हुआ, और मीर जाफर ने भी जब कंपनी को आंखें दिखानी शुरू कर दी तो उन्होंने उसको हटाकर मीर कासिम को बिठाया। और बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई उसमें मीर कासिम को भी हटा दिया गया और मीर जाफर को दोबारा वहां का नवाब बनाया गया। और जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो उसके बाद कंपनी ने खुद ही नवाब बनना स्वीकार किया और 1765 में उन्होंने बंगाल प्रांत की दीवानी हासिल कर ली। ये सारे घटनाक्रम मैं आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ। जब दीवानी हासिल कर ली तो उनको पैसे आने लगे, पैसे से उनके सारे खर्चे यहीं पे निकलने लगे। जो पहले सोना और चांदी ब्रिटेन से लाना पड़ता था, अब वो सारे खर्चे यहाँ से जो वो राजस्व इकट्ठा करते थे, यहाँ पे सामान भी खरीद लेते थे, फौजें भी रख लेते थे, अपने दफ्तरों का निर्माण भी कर लेते थे। और बहुत सारे नवाबों ने
उनको अपने दरबारों में जगह दे दी थी और जो अफसर थे वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन भ्रष्टाचार के माध्यम से कमा कमा कर इंग्लैंड ले जाते थे और बड़े शाही शान शौकत से रहते थे। जो रॉबर्ट क्लाइव था ये भी बहुत अधिक संपत्ति ले गया था। अंत में 1774 में उसने इंग्लैंड में जाके आत्महत्या भी कर ली थी और कंपनी ने अपना शासन फैलाने के लिए एक सहायक संधि राजाओं पर, नवाबों पर थोपनी शुरू कर दी थी, जिसके अनुसार वो उनसे भारी शुल्क भी ले लेते थे और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनका आधा शासन भी ले लेते थे। उन्होंने अपने रेजिडेंट दरबारों में नियुक्त कर दिए थे जो सारे प्रशासकीय कार्यों पर नज़र रखते थे और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते थे। तो बेटा आगे के घटनाक्रम हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए कार्यपत्र को हल करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।